हमने की आदत होला कि जैसे ही बिहार से निकले नहीं तो वैसे ही सबसे पहले बिहार के सब कुछ छोड़ के तब अरे अब तो मैं दिल्ली का हो गया। अगर जैसे मिर्जापुर फिल्म बनने वाली है तो क्या पता रक्तांचल भी कल को फिल्म बन जाए। धोनी के 2 सा कैरेक्टर किया था, उस सिलसिले में कभी धोनी से मुलाकात हुई या उनसे बात करने का मौका मिला, या हेलीकॉप्टर शॉट क्यों मतलब ऐसा रहा कि इतना पॉपुलर हुआ? 2 बार मेरी धोनी सर से मुलाकात हुई थी। तो एक बार पहली बार जब उन्होंने देखा था तो कहा था कि अरे तुम कर रहे हो। ऐसा आपको क्यों लगता है कि भोजपुरी सिनेमा जो है वो मैथिली सिनेमा के ऊपर भारी पड़ रहा है? हम लोग खुद ही दोबारा मैथिली फिल्म नहीं बना सके। फिल्म बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसे पूंजीपतियों के पास होते हैं। आपका एक सीन जो था डिस्कस करते हैं ऑफ कैमरा, वो मार खाने वाला, उसकी क्या स्टोरी है? पहले दिन का सीन था, पहले दिन मैं कांप गया था और मैं कहीं फंबल भी कर गया था। मैंने कहा सर आप मारिए, तो अच्छे से धुलाई हुई, लेकिन वो सीन लोगों को बड़ा पसंद आया। आपने अक्षय कुमार के साथ काम किया, अक्षय को लेके बहुत सारी बातें होती हैं, 40 दिन में फिल्में निपटा देते हैं, कोई ऐसे फिजिकली डिमांडिंग रोल्स नहीं करते हैं। 10 बजे मेरी बत्ती ऑन हो जाती है, सुबह फिर 5:30 बजे बत्ती जलती है। अच्छा, अक्षय कुमार से 1 घंटे लेट उठते हैं आप? हाँ, मतलब उन तक नहीं पहुंच पाया हूँ मैं। दत्त साहब का एक बड़ा अच्छा तरीका है, कैसे जो है वो सुनते थे और एग्जैक्टली वही डायलॉग वहां पे जिस डिलीवर करते थे, वो बहुत कमाल की बात है। तब नीरज पांडे जो कहते हैं आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। बिहार को लोगों ने कान से देखा है, आंख से किसी ने नहीं देखा है। मैं तो कहूंगा आइए बिहार, और कुछ नहीं, वहां फिल्में बनाएंगे। हेलो, मेरा नाम है श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। पिछले दिनों MX प्लेयर पे एक सीरीज रिलीज हुई है, रक्तांचल सीजन 3। इसका सीजन 1 और सीजन 2 बहुत पसंद किया गया और सीजन 3 का जो रिसेप्शन है वो दोनों ही पिछले सीजन से बेहतर है। उसमें एक एक्टर हैं क्रांति झा, उन्होंने क्या किया है कि जो OTT वाली दुनिया उसमें क्रांति कर दी है। क्रांति ऐसे की है कि इन भाई साहब ने नेशनल अवार्ड जीता, मैथिली फिल्म में काम किया, बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, प्रकाश झा के साथ काम कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा सिस्टम सेट हो गया है। तो आज क्रांति डे से हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे इस शो के बारे में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो भूल गया मैं, इन्होंने जो धोनी की बायोपिक थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उसमें इन्होंने धोनी के दोस्त संतोष लाल जी का रोल किया था। ये वही आदमी है जिन्होंने धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट मारना सिखाया था। तो इन सब मसलों पे, तमाम चीज़ों पे, जीवन पे, करियर पे और सिनेमा पे हम बात करेंगे आज क्रांति जी से। क्रांति जी कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, नमस्कार। मेरा नाम क्रांति प्रकाश झा है और थैंक यू लल्लन टॉप मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू श्वेतांक जी का कि मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे कुछ बातें कर पाऊँगा। मेरा पहला सवाल ये है कि वैसे तो लोग शो देख ही रहे हैं, रक्तांचल बहुत लोगों ने देखा। अभी हम लोग जब आ रहे थे स्टूडियो के अंदर तो बहुत सारे लोग रास्ते में मिले इन्हें, जिन्होंने फटाक से पहचाना। जब इनकी गेट पे एंट्री हो रही थी ऑफिस के, तब भी इनको वहाँ पे लोगों ने पहचाना। तो वो शो का जो इम्पैक्ट इतना है कि लोग इनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अब इनकी एक पहचान, छवि स्थापित हो रही है। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये शो है किस बारे में, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए। वैसे तो लोगों ने देखा है, शो किस बारे में है, आपका कैरेक्टर किस बारे में है, ये बता दीजिए। ये पूर्वांचल की कहानी है और रक्तांचल आप हर सीजन 3 अभी 16 जुलाई को रिलीज हुई। बाकी इसके 2 सीजन और आ चुके हैं जो आप प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हैं। ये प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है और कहानी पूर्वांचल की है, किसी एक ऐसे इंसान की है जो सिस्टम के खिलाफ जाके कुछ आवाज़ उठाना चाहता है। और क्योंकि उसके साथ पहले बहुत गलत होता है, उसके पिता की बड़ी दुर्दांत हत्या कर दी जाती है। वो बहुत पढ़ने लिखने वाला आदमी होता था, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने वाला इंसान होता था, पर क्यों पूर्वांचल के दूसरे बाहुबली ने उसको दरकिनार करते हुए उसके साथ अत्याचार किया और उस अत्याचार का बदला लेने के लिए वो कैसे जो है वो कलम छोड़कर तलवार उठाता है, कहानी उसी की है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है कि कई बार क्या होता है कि खासकर OTT के दौर में ऐसा होने लगा है आजकल कि जिन कहानियों को समेटा जा सकता है लिमिटेड एपिसोड्स में या कम समय में, उनको भी क्या होता है कि जब पब्लिक का व्यूइंग आने लगती है और वॉच टाइम बढ़ने लगता है, तो कई बार उन शोज को भी एक्सपैंड कर दिया जाता है ना, सीजन में तोड़ दिया जाता है। कई बार आप देखेंगे एपिसोडिक रिलीजेस होते हैं, जैसे अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन का चल रहा है। तो क्या मतलब इसमें इतना पोटास है कि इसका तीसरा सीजन बनना चाहिए, आगे भी सीजन आने चाहिए, या मतलब इसको खत्म कर सकते थे बट स्टिल पब्लिक को पसंद आ रहा है तो लगता है करना चाहिए? और सर पहले अब फॉर्मेट चेंज हो गया है। पहले सिर्फ न्यूज आता था, अब लल्लन टॉप भी है। अब इस तरह की बहुत चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लल्लन टॉप के थ्रू ही मिलेंगी। तो लोगों का टेस्ट बदला, नजरिया बदला, समाज बदला। तो उसमें मुझे लगता है कि लोग अब चाहते हैं कि बहुत डिटेलिंग में जाके कहानी को देखें, और लोग देखते भी हैं तभी बनती भी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये फिल्म बनी होती, अगर जैसे मिर्जापुर फिल्म बनने वाली है तो क्या पता रक्तांचल भी कल को फिल्म बन जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन लोग देखते हैं तभी कहानी आगे बढ़ती है इस तरीके से, नहीं तो सीजन 3 तक बनती ही नहीं।
जब ये मिर्जापुर का जिक्र किया इन्होंने, और आज ही लेटेस्ट अपडेट आया है कि गुरमीत सिंह जो डायरेक्टर है मिर्जापुर के, उन्होंने बताया कि सीजन 3 आ चुके हैं मिर्जापुर के, फिल्म बन रही है जो कि 4 सितंबर को आ रही है, अब उसके 4थे सीजन पे भी काम शुरू हो चुका है। तो मतलब काफी क्रेजी चीजें हो रही हैं। बहरहाल, तो सर आपका ये बताइए क्रांति जी कि आपने जो धोनी के दोस्त का कैरेक्टर किया था संतोष लाल जी का, उस सिलसिले में कभी धोनी से मुलाकात हुई या उनसे बात करने का मौका मिला या उनका पर्सपेक्टिव समझने का मौका मिला कि कैसे देखते थे, या हेलीकॉप्टर शॉट क्यों मतलब ऐसा रहा कि इतना पॉपुलर हुआ, आपको कुछ ऐसा लगा मिलके उनसे बात करके? श्वेतांग जी, मैं बताऊं, मुझे किस्मत की बात है शायद, और मैं बड़ा ही किस्मत को मानता हूं, क्योंकि जब मैंने धोनी फिल्म के लिए हाँ कही थी तब मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कौन सा रोल मिलने वाला है, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू वर्क विद नीरज सर, वो नीरज पांडे सर। तो जब मैं वहाँ गया तो मालूम चला कि ये रोल मिलने वाला है, लेकिन उसके पहले कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग हम लोगों की हुई थी कि हेलीकॉप्टर शॉट कैसे मारना है, खासकर मेरी। वहाँ जाने के बाद 2 दिन, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते तक अलग से स्पेशल टीचर बुलाए गए थे और शैडो प्रैक्टिसिंग होती है। और उस बीच में जब 2 बार मेरी धोनी सर से मुलाकात हुई थी, तो एक बार, पहली बार जब उन्होंने देखा था तो कहा था कि अरे तुम कर रहे हो, तो अब तुम आप कुछ कहा होगा उन्होंने, क्योंकि अब जो संतोष लाल ओरिजिनल वाले थे, मतलब एज इन उनका निधन हो चुका था बहुत पहले ही, तो वो थोड़े श्वेत श्याम थे और हम थोड़े फेयर से हैं, तो उनको लगा कि ये कैसे करेगा। तो सबने, हमने बोला कि सर मेकअप है ना, हो जाएगा, तो हंसने लगे थे वो। फिर बाकी ऐसे ही हाल समाचार लिया, और लेकिन दोनों मुलाकातें बहुत कमाल की थी। फिर मैंने कुछ छोटी वाली बैट्स यहाँ से भेजी थी ऑटोग्राफ के लिए, और हिम बीइंग सो ग्रेशियस कि उन्होंने सब पे जो है वो मेरे घर पे भी एक रखा हुआ है, साइन करके भेजा था। आपने एक और फिल्म में काम किया था जो कि मतलब मुझे लगता है कि मिथिला मखान उस फिल्म का नाम है, जो कि मैथिली भाषा की फिल्म है। उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट मैथिली फिल्म होने के नाते। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिहार और झारखंड में वो बनी पहली फिल्म थी जिसको नेशनल अवार्ड मिला था। तो वो फिल्म जो है, मतलब आपको क्या लगता है कि एक तरफ मैथिली सिनेमा है जो कि इतना अच्छा कर रहा है ना, कि आप क्वालिटी, मैं इसको ऐसे देखता हूँ जैसे आप तमाम देश भर में जो इस तरह का सिनेमा बन रहा है, तमिल सिनेमा है, हिंदी सिनेमा, तेलुगु, कन्नड़ा, लेकिन मलयालम सिनेमा कुछ अलग ही बन रहा है। उनका जो लेवल है स्टोरी टेलिंग का और क्राफ्ट वाइज, वो बिल्कुल ही अलग है, अलहदा है। कि मतलब वैसा कुछ इंडिया में, अब हमारे यहाँ बहुत सारी पैन इंडिया फिल्में बन रही हैं, क्राफ्ट वाइज कोई भी उन फिल्मों के आसपास नहीं पहुंच पाता है। तो मुझे लगता है कि जो लोकल तरह का सिनेमा बन रहा है बिहार में, बिहारी सिनेमा को मोस्टली भोजपुरी सिनेमा से जोड़ के ही देखा जाता है। और भोजपुरी सिनेमा की हालत क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जज करते हो उसी बेसिस पे बिहार को। तो वहां पे आता है मैथिली सिनेमा, जिसमें लगातार अच्छा काम हो रहा है, अच्छे लोग काम कर रहे हैं, अच्छी फिल्में बन रही हैं, लेकिन उसको उतना रिकॉग्निशन नहीं है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि भोजपुरी सिनेमा जो है वो मैथिली सिनेमा के ऊपर भारी पड़ रहा है, या मतलब उसकी छवि को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? सर, मैं आपको सही बताऊं तो ये एक ऐसा विषय है जिसपे मैं 1-2 घंटे हम लोगों की बातचीत हो सकती है, लेकिन उसको कट शॉर्ट करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि आज की डेट में वहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की, थैंक्स टू नीतू चंद्रा जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म की, उनके भाई जो मिथिला मखान के डायरेक्टर थे नितिन चंद्रा। हम लोग खुद ही दोबारा मैथिली फिल्म नहीं बना सके, उन्होंने, लेकिन नितिन चंद्रा जी जुझारू इतने हैं कि उन्होंने फिर बनाई जैक्सन हॉल्ट, और फिर से जैक्सन हॉल्ट पार्ट 2 भी बना रहे हैं, शायद संजय भैया के साथ किसी के साथ बना रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। फिर अचल मिश्रा है वहाँ पे, जो कि पोखर के पार और इस तरह की तमाम गामक घर वगैरह, बहुत इंटरनेशनल एक्लेम्ड फिल्म है वो। पर मुद्दा क्या है कि फिल्म बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसे पूंजीपतियों के पास होते हैं। जैसे पहले के ज़माने में 9 रत्न होते थे, राज दरबार लगता था। तो जैसे मैं भी अगर चाहूँ कि मैं एक अपने आप से एक फिल्म बना लूँ, तो लोगों को लगता है कि शायद मैंने बहुत पैसे कमाए होंगे, लेकिन मैंने इतने नहीं कमाए कि मैं खुद के लिए एक फिल्म बना के मैथिली में बना सकूँ, जबकि मैं खूब काम करना चाहता हूँ मैथिली में। भोजपुरी में मेरी मातृभाषा है मैथिली, भोजपुरी में कहता हूँ कि मेरी मौसी वाली भाषा है, क्योंकि मैं पटना में रह के हमरा खूब बढ़िया से आवेला। हमरा भोजपुरी का है कि हमने की आदत होला कि, सॉरी मैं थोड़ा भोजपुरी में बात कर लूँगा, हमने की आदत होला कि जैसे ही बिहार से निकले नहीं तो वैसे ही सबसे पहले बिहार के सब कुछ छोड़ के तब, अरे अब तो मैं दिल्ली का हो गया। ये कभी ना होके के चाहिए। देखिए, लटाई हमारे यहाँ कहते हैं जिसमें पतंग लगी रहती है, जब तक आपके हाथ में है तब तक पतंग खूब उड़ेगी। जिस दिन वो डोर आपने काट दी, पतंग सीधा नीचे गिरती है। तो सिनेमा की जहाँ तक बात है, तो सिनेमा अभी भी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि हम लोग उस लेवल पे जा सकें। मलयालम फिल्मों का अपना पुराना इतिहास है, तमिल फिल्मों का पुराना इतिहास है, अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं वहाँ पे, शुरू से बनती हैं। तो सबको आना पड़ेगा, सिर्फ एक क्रांति या एक नितिन या किसी एक श्वेतांग के आने से ये चीज़ नहीं होगी, सबको मिलना पड़ेगा। और अगर आप कुछ खराब अच्छा तो एक परिभाषा है, लेकिन आपको पता है कि खराब क्या है, तो उसको उतनी तवज्जो मत दें कि लोग हमको, बिहार और यूपी के लोग उसी निगाह से देखते हैं
और मेरी इस बात से बहुत शुभा भी रही है शुरू से ही, कॉलेज के ज़माने से। मैंने अपनी कॉलेज यहीं से की, हिंदू कॉलेज से किया। तो मैं देखता था कि कैसे एक स्टीरियोटिपिकल एक नज़रिया है हम बिहारियों को लेके, यूपी वालों को लेके। कई लोग मुझसे कहते थे आके, ओ यार तू यार बिहारी नहीं दिखता यार। मैं कहता था बिहारी दिखता कैसा है गुरु? अब 2 सींग 2 हाथ तो उसके सबके नॉर्मली हैं यार, लेकिन एक स्टीरियोटिपिकल मामला है, सबको आना पड़ेगा। और सरकार ने, बिहार सरकार ने अभी बहुत अच्छी पहल भी की है, फिल्म सिटी बनाने की कोशिश कर रही हैं और फिल्म पॉलिसी लेके आई हैं। तो मैं तो कहूँगा आइए बिहार, और कुछ नहीं, वहाँ फिल्में बनाएंगे। जैसे आपने कहा कि बिहार में आइए और फिल्में बनाएंगे, और एक तो नीरज पांडे हैं जो कहते हैं आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। तो ये जो विरोधाभास है यही समस्या का कारण बन रहा है। खैर, तो मेरा सवाल ये था। नहीं, उसमें विरोधाभास नहीं है सर, उसमें मैं बताऊं कि कहानी अलग अलग होती है। हर डायरेक्टर अपने हिसाब से एक नजरिया होता है उसका कि मैं फिल्म ऐसी देखना चाहता हूँ या बनाना चाहता हूँ। तो उसमें अब वो जो गाना जो भी जिसके लिए लोग कहते हैं, लेकिन बिहार को लोगों ने कान से देखा है, आंख से किसी ने नहीं देखा है। आंख से देखना हो तो बिहार आइए तब देखिए। मैं जितने लोगों को लेके गया हूँ, मैं कुछ गुजराती दोस्त हमारे गए वहां पे जिनको यकीन नहीं हुआ कि बिहार ऐसा भी हो सकता है। तो कान से मत देखिए, आंख से आइए और महसूस कीजिए कि बिहार क्या है। अच्छा, आप काफी समय से काम कर रहे हैं, मतलब तमाम देश भर के सिनेमा में काम कर रहे हैं आप। और तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपको जो काम करने का जो प्रोसेस है हर जगह पे है ना, मैथिली सिनेमा अलग तरीके से काम करता है, जैसा बताया आपने, बजट्स की, फंडिंग्स की कमी रहती है और लिमिटेड रिसोर्सेज में फिल्में बनती हैं। बिल्कुल। तो और यहाँ पे बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं आप, जो कि हिंदी सिनेमा है प्राइमरीली। तो आपको फंडिंग के अलावा और बुनियादी फर्क क्या महसूस होता है दोनों इंडस्ट्रीज में? सर, बुनियादी हिंदी सिनेमा का इतिहास तो बहुत पुराना रहा है। और एक ज़माना था जब मैला आंचल फिल्म की शूटिंग के लिए राज कपूर साहब भी पूर्णिया गए हुए थे। और जब हमारे पिताजी वहाँ पोस्टेड थे तो उस गांव में मैं भी गया था, जो वहाँ पे गांव है उनका। पर मुद्दा वही है कि बुनियादी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इस तरह की छोटी सिनेमा के लिए आपको पैसे लगते हैं, पैसे चाहिए होते हैं। सरकार अभी फिल्म पॉलिसी लेकर आई है, बहुत लोगों को मैं कह भी चुका हूँ कि आइए करते हैं वहाँ पे कुछ काम, लेकिन बजट की प्रॉब्लम अब सब जगह है। चाहे हिंदी सिनेमा हो, चाहे मैथिली हो, चाहे कोई भी हो, बजट की प्रॉब्लम सब जगह है। हर आदमी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, मैं इतना ही कहूँगा, मैं भी कर रहा हूँ। बाकी तो हुई वही सो राम रच रखा। आपने पिछले दिनों एक सीरीज आई थी, आगे एमएक्स प्लेयर पे आई थी, संकल्प जी। प्रकाश झाझा की सीरीज थी और नाना पाटेकर थे उसमें, कई सारे एक्टर्स हैं, आप भी थे। क्या वो सीरीज में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, खासकर नाना पाटेकर के साथ? मेरे लिए श्वेतांग जी, ये किसी सपने से के पूरा होने से कम नहीं था, क्योंकि बिहार के जितने कलाकार हैं जब पहली बार जाते हैं बॉम्बे, मैं भी जब पहली बार गया तो मेरे अंदर भी एक सपना था कि मैं झासर के साथ काम करूंगा। अब एक कोइंसिडेंस है कि वो प्रकाश झा हैं और मैं क्रांति प्रकाश झा हूँ। तो बहुत लोगों को लगता है कि कहीं हम दोनों का कनेक्शन, मैं उनका बेटा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे वो अपने बेटे की तरह उन्होंने बहुत प्रेम किया, स्नेह किया, और मैं भी उनको पिता तुल्य मानता हूँ। तो और नाना सर को तो भाई, तेरे अंदर भी वही खून है जो मेरे अंदर है। तो तिरंगा से आप बचपन से उनको देखते आ रहे हो, तो मेरे लिए एक सपने जैसा था कि जब दिशा जी जो प्रोड्यूसर है हमारी, उनकी जो बेटी हैं प्रकाश झा सर की, तो जब उन्होंने बोला कि क्रांति जी ऐसा ऐसा है, मैंने कहा बताइए कब आना है, क्या करना है। फिर ऑडिशन हुआ, फिर वो सारी चीज़ें वही सर से मिला। तो मेरे लिए इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एंड इससे अच्छा मैं क्या बोलूँ कि एक ही सेट पे आपको एक तरफ 2 स्टॉलवर्ड, एक तरफ नाना सर और एक तरफ प्रकाश झा सर, तो मेरे लिए, हमारी माँ को बड़ा अच्छा लगता है। आपका एक सीन जो था डिस्कस करते हैं ऑफ कैमरा, वो मार खाने वाला, उसकी क्या स्टोरी है? सर, वो ऐसा हुआ था कि जिन लोगों ने संकल्प देखी है तो उसमें एक सीन है जहाँ पे मार्ट साहब का किरदार, यानी कि जो नाना सर ने किया है, उनका मैं अगर आपने चंद्रगुप्त की कहानी पढ़ी है तो उसमें चाणक्य के शिष्य के साथ साथ एक और शिष्य था पब्बत। पब्बत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मेरा थैंक्स टू राइटर जो हमारे हैं रेशुनाथ जी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे किरदार कस्तूरी को लिखा था। कस्तूरी वो है जो मार्ट साहब के सारे वो काम करता है जो दुनिया के सामने नहीं आते हैं। तो उसी सिलसिले में एक कस्तूरी से एक गलती हो जाती है कि वो मास्टर साहब के बिना पूछे एक काम कर जाता है जो उसे लगता है सही है, जो मास्टर साहब के लिए अच्छा है। मार्ट साहब को पता चलती है, मार्ट साहब उसको बुलाते हैं और मार्ट साहब के सजा देने का एक ही तरीका होता है। उनका एक डेन में कहीं एक कमरा होता है जहाँ पे कस्तूरी आता है। जब जब वो गलती करता है, छड़ी निकालता है, अपनी शर्ट खोलता है और खड़ा हो जाता है। मार्ट साहब आते हैं, मार्ट साहब उसको फिर ऊपर से लेकर नीचे तक उसको सैकड़ों जो है वो छड़ियाँ मारते हैं सजा देने के लिए। उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। ये कहानी उसमें दिखाई गई है। पहले दिन का सीन था, पहले दिन मैं कांप गया था, क्योंकि एज एन एक्टर कुछ भी आप कितना भी काम कर लें, लेकिन जब सामने ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो आप थोड़ा सा, और मैं कहीं फंबल भी कर गया था। तो थैंक्स टू झा सर,
और नाना सर के उन्होंने बोला अरे कोई नहीं तो कर लेगा, तो वो कॉन्फिडेंस उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि अब मेरे सामने तो मैं देख रहा हूँ ना कि अरे ये मृत्युदंड, अरे राजनीति, अरे ये तो तिरंगा है, अरे ये तो प्रहार है, अरे ये तो ऐसा है, परिंदा है, तमाम। तो उसमें 5 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन जब दोनों ने बहुत आशीर्वाद दिया और बोला कि अब तू कर लेगा, फिर जो छड़ी निकाली, अब छड़ी जब पड़ती है तो उसका एक एक्शन होता है, लेकिन क्या है कि वो इम्पैक्ट आ नहीं रहा था। नाना सर को लग रहा था, ना झा सर को, ना मुझे, कि मैंने कहा सर आप मारिए, तो अच्छे से धुलाई हुई, लेकिन वो सीन लोगों को बड़ा पसंद आया, तो मेहनत तो लगती है। ऐसा कहा जाता है मुंबई एक बड़ी तिलिस्मी जगह है ना, कि मतलब उसको लेके बहुत सारी ऐसी राय है लोगों की, बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस हैं ना, जो नए लोग मुंबई जाते हैं, सपनों की नगरी, ये तमाम फलाना डिमाका टाइप की चीजें। आप मुंबई जब गए तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? वहाँ के लोगों को कहते हैं कि आप लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, लोग वहाँ पे अच्छे दोस्त नहीं होते, रियल दोस्त नहीं होते, जो होते हैं सब लोग काम के दोस्त होते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है वहाँ का? देखिए, हर शहर की अपनी एक नब्ज होती है, हर शहर का अपना एक प्रकृति होती है, हर शहर की प्रवृत्ति होती है। दिल्ली की अलग है। और आपने कहा प्री कंसीव्ड नोशन, तो जब मैं बिहार से निकल के हिंदू कॉलेज आया था पढ़ाई के लिए, तो बिहार के बारे में प्री कंसीव्ड नोशन तब भी था और आज भी है। आज भी आपको बिहार के बारे में जब बात होती है तो कोई आपको पूछ के गोली मार देता है क्योंकि आप बिहार से हैं। ऐसा पिछले 1-2 महीने 3 महीने पहले ही हुआ था। बॉम्बे लेकिन मेरे लिए कर्मभूमि बॉम्बे है। बॉम्बे ने मुझे सब कुछ दिया। जब आज हमारी माता जी खुश होती हैं इस बात से कि उनके बेटे को लोग विजय सिंह के नाम से जानते हैं, वो हमारी कर्म भूमि की वजह से हुआ है। और बॉम्बे के लिए मैं हमेशा ही बहुत अनुग्रहित हूँ। रहेगी दोस्ती की बात, तो शायद दोस्ती में थोड़ा हाथ वहाँ पे तंग हो जाता है क्योंकि शहर की प्रवृत्ति ऐसी है। वहाँ पे लोग कहेंगे मैं भले आपको कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हूँ, अरे मिलते हैं ना, लेट्स मीट अप ब्रो, लेट्स मीट अप दिस फ्राइडे। वो फ्राइडे शायद 6 महीने के बाद आता है, तो कंप्लेन नहीं है, लेकिन शहर की प्रकृति ऐसी है। शायद लोग बिजी भी ज्यादा रहते हैं, बहुत बिजी हो रहते हैं, वहाँ पे टाइम नहीं निकाल पाते और जेन्युइनली टाइम नहीं निकाल पाते। या मतलब उनको लगता होगा कि अगर मैं इससे मिलूंगा, उनको लगता हो कि मैं इससे मिलूंगा, उससे बेहतर मैं किसी और से मिलकर कुछ काम कर लूं, है ना, सिर्फ फन के लिए ना मिलूं। ऐसा भी नहीं कि दोस्ती नहीं है वहाँ पे। मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं बॉम्बे शहर में। आपके कौन, अगर आपको जैसे आजकल एक ट्रेंडी सवाल रहता है, हु इज योर 3 AM फ्रेंड, तो मुंबई में आपका 3 AM फ्रेंड कौन है? मैं अपना खुद हूँ, क्योंकि मैं सो जाता हूँ सिर्फ। मैं 10 बजे 10 साढ़े 10 में सो जाता हूँ। और लेकिन अगर कभी ऐसे जरूरत पड़ी तो मेरे 2-4 ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं फ़ोन कर सकता हूँ। राजेश कुमार हैं, निकितिन हैं, फिर स्वानंद किरकिरे हैं, रवि महाशब्दे हैं, ऐसे तमाम 2-4 और लोग हैं। तो उनको मैं फ़ोन करके कह सकता हूँ कि भाई मुझे आपकी ज़रूरत है। लेकिन मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ। 10 बजे मेरी बत्ती गुल हो जाती है, सुबह फिर 5:30 बजे बत्ती जलती है। अच्छा, अक्षय कुमार से 1 घंटे लेट उठते हैं आप? हाँ, मतलब उन तक नहीं पहुँच पाया हूँ मैं। और खासकर ये तब से आया जब से मैंने रामदेव किया, स्वामी रामदेव एक संघर्ष। तो वो एक चीज़ मैंने आत्मसात कर ली कि भाई अर्ली टू बेड, और हमारे पिताजी भी कहते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं, और जो कुछ भी है माँ बाप की देन है। अक्षय कुमार का जिक्र किया मैंने, वो जिक्र ऐसे एक सोच विचार के साथ आया है। आपने एक और फिल्म की थी सम्राट पृथ्वीराज, है ना, तो उस फिल्म में भी आपने हाड़ा का रोल किया था, हाड़ा, है ना। तो आपने अक्षय कुमार के साथ काम किया। अक्षय को लेके बहुत सारी बातें होती हैं अक्षय कुमार को कि भाई ये 40 दिन में फिल्में निपटा देते हैं, टीपी देख के डायलॉग्स पढ़ते हैं, कोई ऐसे फिजिकली डिमांडिंग रोल्स नहीं करते हैं। वो खुद भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मुझसे किसी ने कहा कि इसके लिए वेट बढ़ाना, मैंने कहा चल बाद में करूंगा, फिल्म नहीं करूंगा अभी, तो कोई इंडिया से बाहर शूट करना है वो बता। वो खुद ही पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं। आपका क्या अनुभव रहा उनके साथ काम करने का ऑन सेट? मेरा बहुत ही सुखद अनुभव रहा, क्योंकि दुखद तो कुछ नहीं था। और एक ही सेट पे आपको काम करने का मौका मिला है जहाँ पे दत्त साहब हैं, संजय दत्त साहब हैं, अक्षय सर हैं, सोनू सूद हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए एक अट्रैक्शन ये था कि डॉक्टर द्विवेदी सर, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चाणक्य से देखते आ रहे थे। और जब सामने उनको देखते थे कुछ समझाते हुए, कुछ कहते हुए, तो अपने अंदर एक जो अनायास ही आपको एक गुरु होने का अनुभव होने लगता था कि हमारे गुरु हैं सामने। और जितनी भी इंटरेक्शन हमारी हुई इन लोगों के, जितने भी सीनियर एक्टर थे, सोनू सूद थे उसमें, तो सब बड़े अच्छे से बातचीत करते थे। कहीं से ऐसा नहीं था कि कोई दुखद अनुभव रहा हो। जैसे सेट पे जो अक्षय के बारे में जो नोशंस हैं, टीवी पढ़ के डायलॉग्स बोलते हैं, या क्या आपको कभी ऐसा रियल लाइफ फील हुआ या आपने कभी ऐसा कुछ देखा? श्वेतांगी, मैंने तो नहीं, मतलब जो भी मैंने, जितने भी मेरे सीन थे खासकर, तो उसमें मैंने तो नहीं देखा। लेकिन एक चीज़ थी कि दत्त साहब का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि वो डायलॉग जो है वो
सबसे बहुत ये भी एक विधा है जो बहुत लोगों को शायद नहीं समझ में आएगी, मुझे तो बिल्कुल चाह के भी मैं नहीं कर पाऊंगा। सुन के कैसे जो है वो सुनते थे और एग्जैक्टली वही डायलॉग वहां पे जिस तरह से डिलीवर करते थे, वो बहुत कमाल की बात है। वो ऐसा तो रियल टाइम में कोई पीछे से डायलॉग बोल रहा है और आप सुन नहीं, टेक के पहले उनको आपने डायलॉग बोला कि श्वेतांग जी गए और दत्त साहब को बोले कि दत्त साहब आपका ये डायलॉग है, उन्होंने बोला कि तू एक बार बोल, आपने बोल के उनको बताया। उसके बाद पता नहीं कैसा कौन सा चमत्कार होता था कि टेक कैमरे के सामने डिट्टो वही चीज निकल के आती थी और जिस तरह से चाहिए वैसे निकल के आती थी। तो मतलब बेसिकली होता ही था कि मुझे लगता है कि वो जो सुनते हैं लोग वो इसलिए भी सुनते हैं कई बार कि कैसे डिलीवर करना है उस लाइन को, थ्रो क्या रहेगा उस लाइन का, कैसे लाइन जानी चाहिए, क्या टोन रहेगा, क्या पिच रहेगी। वो एक एक्टर की अपनी देन है कि वो कैसे उस बात को परफॉर्म करना चाहता है। सुनना इसलिए क्योंकि मेरी लाइनें ठीक है या नहीं है, और मेरे ख्याल से लाइनों के बीच में कभी फंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पॉज है हो सकता है कि पॉज अगर जब तक डायरेक्ट, जैसे अब झा सर है तो झा सर की जितनी भी स्क्रिप्ट है उसमें कॉमा का मतलब कॉमा है, पॉज का मतलब पॉज है, क्योंकि उन्होंने इतना सोच के लिखा हुआ होता है उस चीज को। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं है, जैसे रक्तांचल में हमने बहुत सारे ऐसे सीन्स थे या डायलॉग जो हमने इम्प्रोव किया वहाँ पे, रीतम सर जो हमारे डायरेक्टर रीतम श्रीवास्तव उनके साथ, निकेतन के साथ हमने इम्प्रोव किया, तो सबका तरीका अलग है। आपसे आखिरी मेरे 2 सवाल पूछूंगा मैं। जी बिल्कुल। अरे आखिरी 2 सवाल मेरे आपसे और हैं। ऐसा लग रहा है ये मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं मुझे अच्छा लग रहा है फॉर अ चेंज। तो मेरा आपसे आखिरी 2 सवाल ये है कि आगे क्या काम आ रहा है? आगे अभी रक्तांचल के बाद चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं। अब बाकी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो बेसिकली बताना नहीं चाह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल, लेकिन हाँ आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छा काम ही करेंगे, और बाकी तो माँ बाप का आशीर्वाद है। आखिरी सवाल आपसे मेरा क्रांति जी, पिछले दिनों में आपने ऐसा क्या देखा है, क्या पढ़ा है, क्या सुना है जो आप हमारे दर्शकों को रेकमेंड करना चाहेंगे कि उन्हें भी वो देखना सुनना पढ़ना चाहिए? मैंने अभी बनारस से मैं किताब लेके आया था जयशंकर प्रसाद जी का गुंडा, तो मैंने वो पढ़ी। उसके बाद मैंने फिर से एक बार गबन पढ़ी अभी, क्योंकि बहुत बचपन में पढ़ी थी। तो अब गबन ऐसी कहानी है जो आपके दिल को मतलब जार जार कर देती है कि यार एक आदमी कैसे भंवर में फंसता जाता है। वो सच नहीं भी बोल पा रहा, लेकिन वो आज के डेट में भी वो वही चीज़ है। तो साहित्य भले ही भाषा बदल जाती है, लेकिन प्रभाव और उसका इमोशन वही रहता है, भावनाएं वही रहती हैं। तो आज भी इंसान बहुत होते हैं कि उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते, उस भाव में फंसे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि गबन सबको पढ़नी चाहिए, और किताबें तो खूब पढ़नी चाहिए। लेकिन देखने की बात तो 1-2 महीने से तो मैं खुद ही प्रमोशन में था, तो इसलिए मैं देख नहीं पाया था। लेकिन अगर कुछ देखना हो तो मैं बार बार हमेशा गॉडफादर देख लेता हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखी गॉडफादर एक बार देखें, हीट देखें, फिर ऑब्सेशन मैं मिस कर गया था। अच्छा, कई बार करवा लीजिए। हाँ, रिसेंटली जो आई ऑडियसी मुझे देखनी है, टाइम नहीं मिला प्रमोशन में, लेकिन आप कुछ सजेस्ट करना चाहें मुझे तो आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। मैं तो वही एक बैकरूम्स करके एक फिल्म आई है, उसको भी देख सकते हैं। ऑब्सेशन तो ऑब्वियसली देखी होगी या लोग देख ही रहे हैं। मैंने अभी मतलब मेरा जो रिसेंटली चल रहा है, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ किसी चीज़ से। तो मैंने रिसेंटली अभी मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हुआ था पहले, लेकिन कई बार आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आता है, आपको लगता है कुछ चीज़ों को रिविजिट करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है उसी सीन की, उसी सिचुएशन की और उसी डायलॉग की। आप उसको आप अलग समझते हो, क्योंकि एक एज होता है, एक सिचुएशन होती है। आप 5 साल के बाद में कोई चीज़ देखूंगा या मैं GOT शायद वापस देखूंगा, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग उस सीरीज को लेकर वो अलग होगी। तो मैंने कल ही शाम को उसका लास्ट एपिसोड देखा है, और मतलब आई एम स्टिल गॉबस्मैक्ड। तो मुझे मजा आया देख के, आई लव्ड इट। मतलब हर 5 साल में इंसान बदलता है, इंसान की सोच, इंसान का नजरिया। लेकिन मैं हमेशा जब कभी कुछ परेशान होता हूँ, घबराता हूँ, तो मैं जाके एक फिल्म देख लेता हूँ, गाइड। गाइड। और उसमें एक बहुत ही कमाल का गाना है, जीवन का सार भी है कि यहाँ कौन है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, कभी कभी थोड़ा रुकने का भी। उसके लिए फिल्म देख लेता हूँ मैं, गाइड। बहुत ही कमाल की फिल्म। तो अब सब मुझे दे दीजिए। हाँ, और फाइनली अब मैं इंटरव्यू खत्म करने वाला हूँ, तो मुझे लगूं कि मैं ही एंकर हूँ। हाँ, तो क्रांति जी की सीरीज जो है रक्तांचल सीजन 3, वो 16 जुलाई से प्रीमियर हो चुकी है MX प्लेयर Amazon प्राइम पे, प्राइम वीडियो पर। आप उसको जाके वहाँ देख सकते हैं। अच्छा रिसेप्शन आ रहा है, आप भी देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी। आप इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, और आगे इनका जो भी काम आएगा हम फिर से उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए, बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया, धन्यवाद।